नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए घुसपैठियों और टुकड़े टुकड़े गैंग क्या दोनों कबूल है? देश से घुसपैठियों को भगाया जा रहा। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है, देश के हक पर घुसपैठियों को कुंडली नहीं मारने देंगे। लेकिन जब असम से इन्हें भगाया जा रहा तो क्या मोदी विरोध में मदनी से लेकर विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हैं? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। देश में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत में घुसपैठियों को कवर फायर और टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ, क्या यही है विपक्ष का मोदी को हराने का प्लान? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी विरोध में विपक्ष किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जरिया है मद्दी जैसे इस्लामिक चेहरे, मकसद है मुस्लिमों को उकसाना, डराना और टारगेट पर है मुस्लिमों का वोट पाना। एक और पीएम घुसपैठियों को बाहर करने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मदनी को घुसपैठियों को मियां बोलने से परहेज है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? असम में मियां बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोला जाता है, तो सवाल है कि मदनी इसे देश के मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? मदनी ने इसे मुसलमानों से जोड़ा तो कांग्रेस सपा को मौका मिल गया। सपा ने जमीयत को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन बता दिया, तो कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा धर्म की राजनीति से जोड़ दिया। जमीयत उलमा इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। जिन्ना का सबसे बड़ा विरोध जो है महमूद मदनी साहब के संगठन ने किया। अगर आज इस देश का सबसे बड़ा देश प्रेमी राष्ट्रवादी संगठन भारत के मुसलमानों के बारे में ऐसी बात कह रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये इस देश के एक एक नागरिक के लिए चिंता का विषय है कि महमूद जी ऐसा बात क्यों कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? जहां जहां उनकी सरकार है तो धर्म के नाम पे ही तो राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पे ही तो राजनीति हो रही है, और कोई मुद्दे तो सामने है नहीं। तो ये तो हर जगह जहां भारतीय जनता, मैं तो कहूंगा केवल असम में नहीं, पूरे देश में जहां जहां जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां हर जगह धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। समाज को धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे भी बांटा जा रहा है, दरारें पैदा की जा रही हैं। सवाल है कि वोट बैंक के लिए घुसपैठ परस्त सियासत क्या टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा देना नहीं है? सवाल ये भी, गिल इमाम की जमानत याचिका खारिज हो गई है। विरोधी कह रहे हैं सरकार चाहती है कि दोनों जेल में रहे। बेल डिनाई करने का मतलब रूल के साथ में खिलवाड़ करना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और धर्म के आधार पर ऐसा हो रहा है, और मुझे मालूम है कि कितना दबाव है न्यायपालिका के ऊपर, सरकार का दबाव है। शरीर इमाम जो चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए और भारत के चिकन नेक को काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, उसके बचाव में उद्धव सेना आ रही है। उमर खालिद जो कहता है कि कश्मीर पर भारत ने ऑक्यूपाई करके रखा है, जो बुरहान वानी को मासूम मानता है, उसके पक्ष में उद्धव सेना और तृणमूल कांग्रेस उतर रही है। सोचिए, कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद भी ये इकोसिस्टम अब भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को नेल्सन मंडेला और शांति दूत बता रहे हैं। आई एम शॉक्ड
at the kind of vote bank politics compulsions forces certain political parties and leaders to forget anything that has to do with national interest. Now that there is a whole process happening, the trial is happening in terms of all the accused, irrespective who those accused are, without any religious connotation, can someone do this kind of politics? And if the Congress party and its some leaders, as is being seen, are talking about a hasty trial, then perhaps charity begins at home. They can immediately press for the National Herald case and the other cases against their top leaders. तो सवाल है कि जिस पर दंगों के गंभीर आरोप हो, जिस पर देश के खिलाफ साजिश के आरोप हो, उसकी पैरवी क्या सिर्फ इसलिए कि वो खास वोट बैंक का है? जो CAA कश्मीर को लेकर भड़काऊ भाषण दे, उसकी पैरवी आखिर क्यों? तो क्या मोदी को हराने का विपक्ष के पास एक ही फॉर्मूला है, मुस्लिम वोट बैंक? फिर चाहे इसके लिए घुसपैठियों को सपोर्ट करना पड़े, डेमोग्राफी चेंज पर आंख बंद करनी पड़े, या फिर शर्जील और उमर खालिद जैसे लोगों के साथ खड़ा होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अमितोष पारिक प्रवक्ता है बीएसपी के, संदीप त्रिपाठी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद आजारी है इस्लामिक स्कॉलर, और डॉक्टर पवन राव अंबेडकर MIM के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, आपसे शुरू करता हूं। कौन राष्ट्रवादी संगठन है या नहीं है, आपने हो सकता है इसकी एजेंसी खोल रखी होगी, चलाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मियां शब्द अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और मुसलमानों से उससे जोड़ा जा रहा तो ये आपको बड़ा अच्छा लग रहा? देखिए, तो एक तो मियां शब्द का मुख्यमंत्री को इस तरीके से इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का मसला किसी कानून से तो है नहीं, मुख्यमंत्री अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं तो कुछ भी कह सकते। बात जमीयत उलमा हिंद की है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद ने भारत के पार्टीशन का विरोध किया। जमीयत उलमा हिंद जब परवेज मुशर्रफ भारत आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपको भारतीय मुसलमान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ का हिंदू मुसलमान निपट लेगा, तब आप उनकी लिए ताली बजाते हैं। जब जमीयत उलमा हिंद कहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल सख्ती के साथ खड़ी हो जाती है, तब आप उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में कोई समस्या है उसको जमीयत उलमा हिंद उठा रही है तो वहां के CM कहें कि इन लोगों को बांग्लादेश भेज दो, बांग्लादेश की प्रेसिडेंट को आप यहां रखें, किस आधार पर रखें? तारिक खान, एक तो मैंने आपसे पार्टी के नेता ने जो कुछ कहा उस पर सवाल मैंने आपसे पूछा था, आप जमीयत की हिस्ट्री खोलकर बैठ गए। मैं कई मुद्दों पर आपकी भी तारीफ कर सकता हूं और कई मुद्दों पर आपसे सवाल भी कर सकता हूं। बिल्कुल, यही मैं यहां पर मदनी की तारीफ आलोचना से अलग मैं सवाल कर रहा हूं, और सवाल ये कर रहा हूं कि अगर असम की भाषा में आप कितनी बार असम गए तारिक खान? मैं एक बार भी नहीं गए ना? तो जब असम नहीं गए, असम की चीजों को नहीं समझा और ये नहीं जाने कि असम की भाषा में या असमिया में वहां पर मियां शब्द टैग्ड है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उनको भारतीय मुसलमानों से जोड़कर नहीं देखा जाता। यहां आप जहां रहते हैं, मैं जहां रहता हूं, वहां हो सकता है कि मियां कह दिया जाए यहाँ के मुसलमानों को, ये बिल्कुल स्वाभाविक है और कहा भी जाता होगा। लेकिन असम में मियां शब्द इस्तेमाल होता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। नहीं मियां, हम ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया उसको निकालिए, आपकी सरकार है, मगर आप वहां के नहीं, तारिक खान सवाल नहीं समझ रहे हैं आप। जिस बात पर मदनी की तारीफ और उनकी पूरी हिस्ट्री शीट लेकर बैठ गए कि उन्होंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। नहीं, हम हिस्ट्री शीट, ये सच्चाई है। अरे नहीं, मैं उधर डिबेट ही नहीं करना चाहता हूं तारिक खान। मैं जमीयत की हिस्ट्री थोड़ी नहीं चर्चा करने के लिए बैठा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मदनी ने कहा कि मियां को इस देश के आम मुसलमानों से जोड़ा, और जबकि असम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है ऐसा, तो फिर आप कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए, वहां के मुख्यमंत्री के हर चीज में लगातार इसलिए चीजें झलक रही हैं कि वो हिंदू मुसलमान में बहुत बड़ी खाई पैदा करना चाह रहे हैं। वहां पर हर बात में आप देख लीजिए, चले गए वहां पे। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यवस्था खराब करेगा तो उसको गोली मार। मतलब घुसपैठियों को बाहर करना हिंदू मुसलमान है? नहीं, घुसपैठियों को आप बाहर करिए, कौन रोक रहा है? तो क्या हो रहा है असम में? असम में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दे रखी। हाँ, तो कौन सी गाइडलाइन का उल्लंघन हो गया बताइए? मैं राकेश त्रिपाठी से पूछता हूँ। नहीं, बिल्कुल आप उनसे पूछिए, बताएंगे। तो बताइए ना कौन सी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, मैं उसी पर सवाल करूंगा उनसे। मेरा कोई सवाल अपना नहीं होगा। अगर पहली बात तो जिन लोगों को आप हटा रहे हैं वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, इसका निर्णय कैसे होगा? ये तो एक एजम्पशंस पे बताया जा रहा है कि पार्टीशन के टाइम से
कौन लोग आए नहीं आए, हाँ। इसका निर्णय करिए, सुप्रीम कोर्ट करे, सरकार करे, केंद्र सरकार करे। दूसरी बात यह है कि अगर वो भारतीय नागरिक हैं हाँ। तो उनको पुनर्वासित किए बगैर, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी गाइडलाइन है। हाँ। जब ये मामला उत्तराखंड में आया तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ। वो रेलवे की जमीन थी, वहां लोगों ने अरे फिर कब्जा आप कर कहां रखा चले गए था। भाई? मैं यहाँ घुसपैठियों पर बातचीत कर रहा हूं, आप अतिक्रमण पर चले गए। मैं मियां को मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है उस पर सवाल कर रहा हूं, आप अतिक्रमण पर चले गए। अरे देखिए भाई, ऐसा है ना कि ये तो अगर किसी को टारगेट कर कर अभी मियां हमी को कहा जाए या किसी भी मुसलमान को कहा जाए तो ये टारगेट करना हुआ ना। आप घुसपैठियों की बात करिए, अरे आप घुसपैठियों को निकालिए। चलिए राकेश त्रिपाठी, हैं। राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि भाई आप मियां कहकर ही गलती कर रहे हैं। असम कभी नहीं गए लेकिन कह रहे हैं कि मियां मतलब मुसलमान। ऐसा ना देखिए, बात केवल घुसपैठियों की नहीं है। वो एक नारा तारिक खान साहब भी लगाते होंगे ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाही इल्लल्लाह। इनके लिए दुनिया भर के लोग किसी भी राष्ट्र के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी मुल्क में अपनी आस्था रखते हों, लेकिन इबादत अगर उनकी एक है तो उनके प्रति इनका दिल धड़कने लगेगा। भले ही वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, भले ही उनको भारत की धरती से शत्रुता का भाव रखते हो, लेकिन ये मजहब के आधार पर उनके साथ मित्रता का भाव रखने लगते हैं और इसी को लेकर के हमारा विरोध रहता है। हम इसीलिए स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भारत की धरती पर पैदा हुआ मुसलमान, भारत की धरती पर पैदा हुआ ईसाई या भारत की धरती पर पैदा हुआ सिख, उसके लिए मातृभूमि भारत है। उसके लिए मजहब ऊपर नहीं हो सकता है, उसके लिए देश का संविधान ऊपर होगा, उसके लिए भारत माता ऊपर होगी। दुर्भाग्य से लोग मजहब के आधार पर उसको ऊपर रख लेते हैं और इसीलिए तमाम घुसपैठियों को, तमाम बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को उनको अपना भाई बिरादर मानने लगते हैं और इसी आधार पर एक वोट बैंक बनने लगता है और इसी वोट बैंक को साधने के लिए देश के विरोधियों को भी गले लगाने का काम तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी हो, वो लेफ्ट पार्टीज हो, वो क्षेत्रीय दल हो, आरजेडी जैसे या समाजवादी पार्टी जैसे, ये दल इसको वोट बैंक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक इनके साथ एक मिलकर के स्वीकार करना है, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी और इनकी इबादत की पद्धति एक है, हमारा और इनका मजहब एक है। यही आपत्तिजनक होता है। इस देश के भूभाग पर रह करके आप देश की इस मिट्टी में उपजे हुए अनाज को खा करके, देश की आबो हवा में जी करके, देश के दिए गए संविधान के अधिकारों को आप एंजॉय करते हुए आप देश के खिलाफ अगर बात करने वालों को भी अपना भाई बिरादर घोषित करेंगे तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती थी, करती है और करती रहेगी। इस देश की धरती पर हम घुसपैठी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे अनम्यूट करिए भाई, आप भूल जाते हैं, खुद को ही म्यूट कर लेते हैं। इनकी बात तर्कहीन इसलिए मानता हूं मैं कि तर्कहीन है, इसलिए तर्कहीन है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और यहां हिंदुओं के फेवर में हिंदू आवाज उठा रहा है तो मैं उसका फेवर करता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर अमेरिका में भी हो रहा है तो यह हिंदू का अधिकार है कि यहां से बोले और इसी तरीके से उनका भी अधिकार है। अगर आप कह रहे हैं यह गलत है तो कल को लोग आपको भी गलत कहेंगे, इसलिए कतई भी ये बात कहना गलत है। अगर हिंदुओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो सारे हिंदुस्तान के नागरिक और हिंदू अगर चाहे और हिंदुस्तान के नागरिक भी चाहे, क्या चाहते हैं? प्रोटेस्ट कहना ये चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हर मुसलमान का एक रिश्ता है, उनके साथ कहीं कोई तकलीफ होगी तो वो खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे ही आप बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जब तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है इसलिए मुसलमान खड़े हो गए। गलत 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 गलत, उनकी बात का सिर्फ जवाब दे रहा हूं, गलत। ये बात घुसपैठ की है, हिंदुस्तान के सब तो ठीक है, आप अपनी बाउंड्री। तो ये तर्क कौन सा हो गया भाई? राकेश त्रिपाठी एक शॉर्ट रिप्लाई फिर आगे बढ़ता हूं। उनकी बात का जवाब दिया सिर्फ, तर्कहीन बात है वो। नहीं देखिए, एक तो तारिक खान इस बात में अंतर समझिए, तारिक खान इस बात में अंतर समझिए। बांग्लादेश की धरती पर रह रहा हिंदू अगर भारत के खिलाफ होगा तो भारत का हिंदू उस हिंदू के खिलाफ रहेगा। हमारे लिए प्रायोरिटी भारत की धरती है, मातृभूमि है, भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र है, भारत के वैल्यूज हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप और हिंदुओं के लिए तो मातृभूमि ना, यही भारत की धरती है। तो इसके दुनिया भर के हिंदुओं के लिए उनकी मातृभूमि हिंदुस्तान है, भारत है। लेकिन इस्लाम अपनी मातृभूमि किसको मानता है? और इसके आधार पर मैं तो फिर कह रहा हूं, दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो, आपको बिल्कुल विरोध करना चाहिए। अगर चाइना में उइगर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, आप चाइना का विरोध करिए, बिल्कुल दीगर है। लेकिन अगर कहीं किसी दुनिया का मुसलमान भारत के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है और आप केवल इस आधार पर कि वो इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाला है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप भारत की मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं और ये आपत्तिजनक है। अभी आपने जो बात कही थी, आप अपनी ही बात से पलट गए। आपने कहा था कि अगर मुसलमान है वो कलमा पढ़े तो वो उसके साथ। नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैंने उसकी बात का जवाब दिया।
आप अपनी ही बात को काटने लगे। जो आपने बात कही नहीं, बात तो पता नहीं, आपने भी अभी जलेबी घुमा दी, काट रहे हैं आपने भी अभी जलेबी बना दी तारिक खान थोड़ी देर पहले। मैं अजहरी जी के पास जाता हूं। अजहरी जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है 400 से ज्यादा, करीब जो आंकड़ा अभी तक का रफ है कि 400 से ज्यादा घुसपैठिए बाहर किए गए, डिपोर्ट कर दिए गए, जाओ बांग्लादेश जाओ। तो फिर उसको इस देश के आम मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? आपको ठीक लगता है? देखिए, भारत में जो इस वक्त के हालात हैं, वो जो लड़ाई है वो लफ्जों की है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके अक्सर पेशतर बयान इसी तरह के आते हैं। वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मुसलमानों को बनाते, निशाना बनाते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप ना कहें अलग बात है। जैसे आप बताइए, मैं मौलाना मदनी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही उन्हें अपना लीडर मानता हूं, लेकिन किसी की भी सही बात हो वो कह देनी चाहिए। मौलाना मदनी ने अगर कोई बात कही है, उन्होंने साफ कहा है कि विदेशी है, तो आप उसको आप रिपोर्ट करो। आप उसे आप किसी को संदिग्ध, किसी को विदेशी, किसी को किसी एक मजहब को निशाना बना करके कैसे लगा मजहब टारगेट हो रहा है? कैसे लगा मजहब टारगेट हो रहा है? सुनो ना आप, सुनिए, तो जिस तरह से मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं क्या कि मुसलमान, आप बताइए किसको टारगेट कर रहे हैं? मियां क्या गाली दी गई बताइए ना, क्या गाली दी गई है बताइए, परिभाषा बताइए मियां, वहां की आपने परिभाषा बताइए मियां। हाँ बताइए। भारत में मियां सिर्फ मुसलमानों को कहते नहीं कहते? बताइए। अरे भाई, भारत में बाकी जगहों पर असम कितनी बार गए हैं? अजहरी साहब, आपसे भी मैं यही सवाल कर रहा हूं, असम आप कितनी बार गए हैं? उन्होंने जो बोला है, असम आप कितनी बार गए हैं? असम हम गए हैं या नहीं गए? अरे क्यों नहीं है? क्या लेना देना? क्यों नहीं है? हम असम के मुख्यमंत्री को जानते हैं। अरे फिर वही बात है, मुख्यमंत्री की भाषा को जानते हैं। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री जो वहां मदरसों को, जो वहां दीगर जगहें हैं मुसलमानों की, उनको किसी को बख्श नहीं रहा है। माने बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा चलेगा? नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा चलेगा, कागज दिखाएंगे नहीं, टेरर लिंक होंगे तो क्या करेगी सरकार वैसे मदरसों का? भाई कुछ भी, अरे आप बताएं, 11 साल से नरेंद्र मोदी देश के वजीर अब आप मोदी पर चले गए, और 11 साल से वजीर आजम होने के बाद में घुसपैठिए है कहाँ? कैसे आए बताओ? क्या चाहिए? कहां से आए? कौन है घुसपैठिए? अरे तो हटाया जा रहा है ना, 11 साल में ही थोड़े नहीं आ गए घुसपैठिए, पहले से बैठे हुए हैं। अरे 11 साल से क्या कर रहे थे ये? अच्छा, मतलब अभी हटा रहे तो आप पूछ रहे हैं, अभी दोस्त तारे मुसलमानों को अभी सरकार कह रही है कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करेंगे, तो तर्क ये दिया जा रहा नहीं 11 साल से बैठे क्यों थे भाई? अभी आप ये मिशन क्यों शुरू कर रहे हैं? असम कभी गए नहीं, ना तारिक खान गए और ना ये अजहरी साहब गए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, मियां मतलब मुसलमान ही होता है, जबकि असम में मियां मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिए, वहां की भाषा में, वहां बोलचाल में यही चलता है। राकेश त्रिपाठी जी बोलते हैं, तब आप बीच में नहीं आते हो। अरे फिर भाई राकेश जी, उनके कोई विरोध मैं रखूं अपने विषय? हाँ बोलिए। अभी बीएसपी के प्रवक्ता बोलेंगे तब आप नहीं आओगे जी, धन्यवाद। देखिए, कुल मिला के कंट्रोवर्सी क्या है और ये डिबेट क्या कर रहे हैं, ये इसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, चाहे तारिक खान हो, चाहे नूर अहमद अजहरी हो, चाहे अन्य कोई भी जो सेक्युलर और लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। डिबेट है घुसपैठियों पे, ये शब्द पकड़ के बैठ गए मियां, जैसे डिबेट थी घुसपैठियों पे और ये शब्द पकड़ के बैठ गए थे योगी आदित्यनाथ जी का कठमुल्ला, और डिबेट वो थी नहीं। आज जो देश देख रहा है, जिस तरह से आइडियोलॉजीज हो रही है, जिस तरह से पॉलिसीज और लॉ आ रहे, इमिग्रेशन बिल आ रहे, चाहे फॉरेनर्स एक्ट आ गया हो, लगातार तरीके असम के अंदर में 1,39,000 बीघा लैंड को एंक्रोच फ्री कराया गया है। क्या असम सरकार ने खुद से एक्शन ले लिया क्या? नहीं। राकेश पांडे जी, आप देखिए, गवर्नर गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर में लिखा है पैरा 8 के अंदर में कि एनीथिंग विच इज एंक्रोच शैल बी रिमूव्ड बाय असम गवर्नमेंट ऑन द प्रायर नोटिस। गुवाहाटी हाईकोर्ट का पालना कर रहे तो ये उसको मान नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं। गवर्नर हुए 1998 के अंदर में, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना। गवर्नर साहब की रिपोर्ट थी जो राष्ट्रपति को सबमिट करी गई थी। कहा पहली रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में, द अनएबिटेड इन्फ्लक्स of illegal migrants from Bangladesh into Assam and the consequent changes in the demographic pattern in the state has been a matter of grave concern. और conclusion में क्या कहते हैं consequences में? The dangerous consequences of large scale illegal immigration for Bangladesh, Assam and for the nation need to be taken into the grave concern. असम के अंदर में 1941 के अंदर में 30% मुस्लिम थे, जो 2001 और 11 के अंदर में 34% बढ़ जाते हैं, और वहां का लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। लैंड क्या करते हैं? लोअर असम की जगह अपर असम की तरफ, चाहे वो धुबरी हो चाहे गोरपाला हो। लेकिन जब एविक्शन होता है तो वो 21 जनों के ऊपर में हाथ उठा लेते हैं। कौन से ग्रुप एक्टिव
है वहां पे राकेश जी, पीएफआई के साथ समर्थन वाले होंगे इसलिए इनको दिक्कत हो रही है, जमात मोहम्मद होंगे इसलिए इनको दिक्कत हो रही है, बोलिए, या फिर एचयूजे बोलिए यारी साहब, दिक्कत क्यों है, दिक्कत क्यों है, और इस बात का जवाब क्या है, इस बात का जवाब क्या है, इस बात का जवाब क्या है कि हिंदू आबादी घटती चली गई और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। मुस्लिम आबादी बढ़े लेकिन भारतीय मुसलमानों की आबादी बढ़े तब तो ठीक है, वो अपने हैं, लेकिन वो आबादी बढ़ किसकी रही है? बांग्लादेश से जो घुसपैठिया है उनकी वजह से बढ़ रही है। क्या बात कर रहे हो आप राकेश भाई? यहाँ हमारे भारत में इतने खुफिया तंत्र हैं, इतने खुफिया विभाग हैं, फिर भी घुसपैठी आ रहे हैं। कहां से आप लोग इतना लंबा डाटा भी सुनाया इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक बार ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ खुफिया तंत्र कितने हैं, खुफिया विभाग कितने हैं, कहाँ है वो घुसपैठिया, कैसे आ जाते हैं? बताओ तो देश को बेवकूफ क्यों आप बना रहे हो? अरे तो आप बताइए ना आजारी जी की संभल में आजादी के वक्त जो आबादी थी आपको मुसलमान समुदाय, अरे सर सुनिए ना, और डेमोग्राफी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बढ़ जा रहा है, साजिश रची जा रही है। वोट देखिए आपके यहाँ रोज कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 3 करो, कोई कहता है 2 करो, ये है ना। हमारे यहाँ साहब इस तरह अब बच्चे पैदा, कितने बच्चे पैदा हो नहीं, ठीक है, मैं उस पर सवाल पूछ दूं कि फिर विवाह की उम्र क्या हो जानी चाहिए? आप बिदक जाएंगे, तुरंत बिदक जाएंगे। अभी आरएसएस ने ये बैठ करके संदीप त्रिपाठी, ठीक, संदीप त्रिपाठी एक और सवाल है। वोट बैंक की सियासत में जो देश की साख गिराने का आरोपी हो, आप लोगों को उसकी बेल चाहिए। उमर खालिद, शर्जील इमाम। पहली चीज, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करके आपके इस सवाल पर आते हैं। अभी सर आपने कहा कि आसाम आप तो खूब टहले हैं सर राकेश जी। हाँ, गया तो आप तो आसाम यही, इसीलिए तो सर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मियाँ वहां पर जो गैर असमिया मुस्लिम है उसके लिए उपयोग होता है। गैर असमिया नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया। गैर असमिया मतलब यूपी, बिहार और इधर का चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया टर्म सही यूज करिए। बोलिए राकेश भाई, एक आंदोलन हुआ था वहां पर और इसी बात को लेकर हुआ था। वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी की बात नहीं थी, जो कोलकाता और बंगाल से लोग गए थे उनके लिए भी यही बात थी। रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट मत करिए, मेरी बात आने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिएगा। अभी सर आपने कहा कि आप ही की अगर बात मान लेते हैं कि वो बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए उपयोग होता है तो ये और गैर चिंताजनक है। एक वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी की घोटालेबाज है, इसने घोटाले किए हैं, वो व्यक्ति कहता क्या है, वो उसका बयान सुनिए सर। वो कहता है कि मदनी कौन है, भगवान है क्या? जो है मदनी मियाँ, भाजपा के राज्य में मदनी मियाँ, सर मदनी मियाँ, तो सर मदनी मियाँ हो गए। मियाँ मतलब क्या बांग्लादेशी है मदनी जी? इस बेशर्म आदमी से पूछो कि मदनी, अगर मियाँ आप टर्म कह रहे हो ना कि बांग्लादेशियों के लिए, तो हेमंत बिस्वा शर्मा तो असम के हैं, तो असम का मुख्यमंत्री किसके लिए यूज कर रहा है मियाँ शब्द? मदनी के लिए। मदनी बांग्लादेशी है, ठीक, आप बताइए ना। नहीं ठीक है, मैं इस पर ठीक है, मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं। सुनिए संदीप त्रिपाठी, मैं एक एक करके मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं। सुनिए ना प्लीज, मैं आपके हिसाब से डिबेट चलाऊंगा। मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं कि मदनी को मियाँ क्यों कहा गया, लेकिन मुझे पहले बताइए कि क्या मियाँ शब्द को आम भारतीय मुसलमानों से जोड़ना ठीक है? अब सर ये तो वो जो वो नहीं चलेगा। पहले आप बताइए। हम नहीं जोड़ रहे सर, हम नहीं जोड़ रहे, हम नहीं जोड़ रहे। गलत है ना, ठीक है, चलिए। भारत के एक धर्म गुरु को, एक जो है संगठन चलाने वालों को, एक समाज के संगठन के इतने बड़े नेता को आप इस तरीके के शब्द यूज करते हो, और वो संगठन का नेता कुछ भी कह सकता है। वो संगठन का नेता आपके हिसाब से कुछ भी कह सकता है। सर ये शब्द अभी आपने कहा ना, क्या बांग्लादेश, हम मैं कह तो रहा हूं कि मैंने कहा, मैं कहां इंकार कर रहा हूं, लेकिन फिर पहले मैं इस पर, अरे संदीप त्रिपाठी आपकी इस बात का जवाब मैं राकेश त्रिपाठी से ले रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी कर रहा हूं मेरे भाई, आपसे ये सवाल भी कर रहा हूं कि मदनी ने मियाँ शब्द को आम भारतीय मुसलमानों से जोड़कर क्या ठीक किया? नहीं, उसका बयान मैं बता देता हूं। उन्होंने एकदम अक्षरशः उन्होंने जो अक्षरशः शब्द बोला है उसकी बात कर लेते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई संदिग्ध है, उस संदिग्ध, आप दूसरा हिस्सा कोट कर रहे हैं भाई, आप दूसरा हिस्सा कोट कर रहे हैं, पहला वाला हिस्सा छोड़ रहे हैं। नहीं, पूरा नहीं छोड़ रहा हूं मैं, अक्षरशः बयान कह रहा
सर, मैं उसमें आपकी तरफ से जैसे हम बोलते हैं आपकी डिबेट पे तो आपके लोग काट छाट के उसको वायरल करके गाली दिलाने का काम करते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अक्षरशः जो उन्होंने कहा है मैं उसको कह रहा हूँ। उन्होंने अक्षरशः जो शब्द यूज किया है उनका कहने का आशय यही था कि आप भारत के अभी कोट कर रहे थे, अब आशय समझाने लगे। सर मैं कोट कर रहा था, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, इसलिए बदल दिया। तो हो सकता है वही सुन ले आपको हो सकता है कि ये ज्यादा चुभ रहा, वो वाला कम चुभे, तो आप उसको बोलने दे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, साथ देते हो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया कि सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। मियां संदिग्ध, डाउटफुल जैसे शब्दों का अपमानजनक तरीके से जो है उपयोग किया जा रहा है आम मुसलमानों के लिए, कि आम मुसलमानों के लिए। उसमें एक शब्द आपने छोड़ दिया। के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि डाउटफुल जैसे शब्दों को अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मद्दी जैसे इतने बड़े धर्म मैं राकेश जी एक बार इस पे काउंटर करना चाहता हूँ। नहीं ठीक है राकेश, मैं आऊंगा, इसका मैं ओरिजिनल कोड भी कर दूंगा, लेकिन ठीक है सुनिए राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए मियां, तो मदनी के लिए मियां शब्द क्यों ये बार बार संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं? राकेश भाई, फिर मैं कहूंगा राकेश भाई, अरे रुक जाइए, मैं जवाब तो ले लूं, रुक जाइए, अभी अम्बेडकर साहब इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। अरे रुक जाइए ना, पहले रुक जाइए। सवाल भी पूछेंगे, अब क्या है, सवाल भी संदीप जी स्वयं पूछेंगे, इनको बताया, सवाल भी संदीप जी स्वयं पूछेंगे और जवाब भी स्वयं देंगे। वो जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। अब सुनिए, पता चला कि अरे सुनिए मैं बता दे रहा हूँ, अब नहीं सुनना चाहते, ये अच्छी बात नहीं है संदीप जी, अच्छी बात नहीं है। मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ, हो सकता हूँ नहीं हो आपको जानकारी, मैं बता देता हूं आपको। भाई अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर कैसे? संदीप त्रिपाठी प्लीज बीच में नहीं, राकेश त्रिपाठी अपनी बात रखिए। हाँ, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, आपने सवाल पूछा था, अब सवाल सुनिए। हरिनंदन सिंह झारखंड के एक व्यक्ति जिन्होंने किसी को मियां कहकर के संबोधित किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियां कहना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। पहली बात, किस शब्द का कहां पर अर्थ हो रहा है? अगर हिंदी व्याकरण पढ़ा होता, शायद आपने ग्रामर पढ़ी होती, तो आपको समझ में आ जाता कि किस शब्द का उपयोग कहां किया जा रहा है, तो उसका अर्थ उसके आधार पर होगा। अरे ये मुंह मियां मसूर की दाल है, नहीं ये मुंह मियां मसूर की दाल, अगर आपने मुहावरा पढ़ा होता तो आप जानते कि मियां शब्द कहां से आया और इसका अर्थ क्या होता है, और इस मियां शब्द का अर्थ असम में क्या होता है। किसी शब्द के अर्थ उसकी अवस्था के आधार पर बदलते हैं, ये पाठ्यक्रम में पढ़ा होता। मुझे तो उम्मीद है संदीप त्रिपाठी जी, आप तो मदरसे में नहीं पढ़े होंगे, आप तो मदरसे में नहीं पढ़े होंगे। हाँ, मियां लोगों के सोहबत में रह करके, ये मदरसों वालों की सोहबत में रह करके हो सकता हो शायद संदीप जी बिगड़ गए हो, और इसीलिए ये लगातार बोलने की प्रवृत्ति भी विकसित हो गई हो, क्योंकि ज्ञानवान जो है ना, ऐसे लगातार बोलने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी बारी में बोलते हैं। आपने सवाल पूछा था, इसलिए मैं जवाब दे रहा था। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए। आप घुसपैठियों के पक्ष में, देशद्रोहियों के पक्ष में, टुकड़े गैंग के पक्ष में कितनी भी लॉबिंग करिए, इस देश से ठीक है, मैं अम्बेडकर जी का रुख करता हूँ, और ये कहते हुए संदीप त्रिपाठी, मैं आपने जो वर्बेटम कोट कर दिया ना, मैं उसको सही कोट करके मैं पवन राव अम्बेडकर के पास जाता हूं। मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा? धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बरकरार रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अज्ञात बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का प्रयोग करते हैं। तो सही शब्द, खास वर्ग, ये सब छोड़ क्यों दिया भाई? चलिए, पवन राव अम्बेडकर, उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली। अरे रुक जाइए प्लीज, उमर का नहीं रुक जाइए 10 सेकंड नहीं, अभी पवन राव अम्बेडकर 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, आपको 10 सेकंड चाहिए, रुक जाइए प्लीज। नहीं सर, नहीं। पवन राव अम्बेडकर, उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं, तो न्याय व्यवस्था का मजाक कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब। देखिए, ये कोर्ट का मामला है, इस कोर्ट के मामले पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह का बयान महमूद मदनी साहब का आया है वो बड़ा थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट, आपने जो पढ़ा है उस स्टेटमेंट का एक अंश में पढ़ देता हूं। कारण इसका यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से महमूद मदनी और जमीयत उलेमा हिंद की जो है तारीफ में जो है आज कसीदे पढ़ रही है, मैं उसकी एक पोल खोलना चाहता हूं, उसकी बात रखना चाहता हूं कि किस तरह से ये लोग मिलकर के इस देश के मुसलमानों को गुर्बत में डालते हैं। क्या जमीयत की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि 1947 के बाद से इस देश के उन मुसलमानों को जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनको लेकर के अपलिफ्टमेंट का काम करती? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये शासन
सत्ता के साथ हमेशा बने रहे हैं और अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम किए हैं। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाह रहा हूं, एक जो महमूद बंदी साहब का स्टेटमेंट आया उसमें एक लाइन और भी है जो जोड़ दें, सही मायनों में इवेक्शन की इस बारबारिक तरीके से एक्शन से जितना दुखी नहीं हूं उतना दुखी उनके एटीट्यूड से हूं। एटीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं ना? ये मदनी साहब वही हैं जो आरएसएस की भी तारीफ कर देते हैं, ये मदनी साहब वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर देते हैं। जब ये तारीफ करते हैं तो वो एटीट्यूड समझ में नहीं आता है। इस देश के मुसलमानों को इनका एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है कि ये चाहते क्या है। 2019 में असम में जब एनआरसी का रिजल्ट आया, उसकी लिस्ट फाइनल हुई और 19 लाख लोगों को बाहर किया गया। आज 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, बंदी साहब ने कोई संघर्ष नहीं किया। उन मुसलमानों के तक जो तकलीफ रही है, दुख दर्द रहे, उसको लेकर के ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इन्होंने कोई ऐसा सोशल मूवमेंट क्यों नहीं चलाया जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पुख्ता करती हो? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस देश का जो मुसलमान है 80% मुसलमान गुर्बती में जी रहा है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उनकी स्थिति दयनीय है। इन्होंने कितने जो है अपने संगठन के माध्यम से क्या चलाया? अब अरशद बंदी साहब का एक स्टेटमेंट में कोट कर दूं, कारण उसका यह है कि बहुत सारे विषय हुए हैं। हम यहाँ पर जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं और जिस तरह से ये लोग काम करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का, हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं उनके अपलिफ्टमेंट की बात। ठीक है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पास थोड़ा देर से आकर मैंने गलती कर दी और पहले आपके पास आना चाहिए था पवन राव भाई। लेकिन एक कोटेशन देना चाह रहा हूं, राकेश साहब सुन लीजिए एकदम क्लियर। जल्दी। अरशद साहब जो है हेमंत बिस्व शर्मा की बड़ी उसी पर आ रहा था कि वो आरएसएस के वो जो है जहनियत भरी हुई है। ये जब नहीं मैं उसी पर आ रहा था। संदीप त्रिपाठी आपको 30 सेकंड देता हूं, जो इन्होंने कोट किया नहीं किया वो तो बात की बात है। अरशद मदनी तो ये भी कहते हैं कि मैं तो कह रहा था कि टिकट मत दो हिमंता को, जैसे लग रहा था कि वही टिकट फाइनल करते हैं कांग्रेस का। छोड़ दीजिए उधर, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलने के लिए, बोलिए। देखिए सर, वो कोर्ट का विषय है, लेकिन जिस तरीके से उस घटना का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया और एक व्यक्ति को सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल उस घटना को किया गया, ये पूरा देश जानता है। वो कन्हैया भी उसमें जो है आरोपी थे, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए आप लोग। तो ये जो ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके की घटनाओं का उपयोग किया जाता है, ये दुखद है। पहली चीज। दूसरी चीज सर, मदनी उमर खालिद शर्जील इमाम ने क्या किया? नहीं सर, 30 सेकंड किसी और चीज के लिए नहीं। उमर खालिद शर्जील इमाम ने क्या किया? कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया। बेल रिजेक्ट करते समय कोर्ट ने क्या कहा? सर फिर अगर आप टिप्पणियों पे जाएंगे तो अमित शाह जी के लिए टिप्पणी क्यों नहीं टिप्पणियों पर जाएंगे? समाज में छोड़ना क्यों नहीं टिप्पणियों पर जाएंगे? अमित शाह की टिप्पणी। ठीक। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड आपको। ये उमर खालिद शर्जील इमाम की तुलना अमित शाह से कर रहे हैं। प्लीज नहीं, 30 सेकंड आखिरी है। ये उमर खालिद शर्जील इमाम की तुलना अमित शाह से कर रहे हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, डेस्परेशन में जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए जान देने वाले की अमित शाह और इस देश के लिए हर प्रकार से हार्म करने वाले, इन दोनों में तुलना करने का प्रयास ही बता देता है कि किस मानसिक दिवालियापन पर पहुंच चुके हैं। जब विचार शून्यता होती है ना, वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को वक्त इतना ही है। लेकिन संदीप त्रिपाठी समझिए, कोर्ट ने कहा कि देश की साख गिराने का आरोपी है उमर खालिद शर्जील इमाम। गंभीर आरोप है। आप सब आर्म पेन रिलीवर एरोसोल स्प्रेस में है।